नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेम्बर्स, आप जिसका इंतजार करते हैं जिस शनिवार का, जहां पे आपका जो सारा क्वेश्चंस है उसका मैं जब जवाब देता हूं, तो दोस्तों आज वो दिन आ चुका है। फटाफट दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में दोस्तों मैं 30,000 के जो पोर्टफोलियो तो कैसे आप एज ए बिगनर डिप्लॉय कर सकते हैं मार्केट में। फ्रेंड्स, आपका पोर्टफोलियो साइज शायद 30,000 का हो या दोस्तों 30 करोड़ का, लॉजिक समझना पड़ता है कि कितना वेटेज मैंने दिया है। यस फ्रेंड्स, जो कि 30,000 थे तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस और भी बेटर थे, लेकिन चूंकि छोटा पोर्टफोलियो तो प्राइस को देख के हमने दोस्तों बहुत सारे एडजस्टमेंट करने के बाद बहुत सारे एसटीएफएल के टॉपिक स्टॉक को नहीं ले पाया, बिकॉज मन तो बहुत था लेकिन प्राइस छोटा है। लेकिन एनीवेज दोस्तों, तो इस छोटे पोर्टफोलियो में बहुत दम दिखाई पड़ता है। तो एनीवेज इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चंस का जो आप जवाब जानना चाहते हैं वो भी दोस्तों बताऊंगा। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम है तो आपका साथ चाहिए दोस्तों, और फैमिली को बड़ा करिए, इसमें दोस्तों मेरा मदद करिए। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और दोस्तों कोई भी डाउट रहेगा, अगर जैसा क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया, हाथ जोड़ के पहले ही माफ़ी मांग लूँ, लेकिन फ्रेंड्स मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्वेश्चन का दोस्तों जवाब देना चाहता हूँ उदयेंद्र साहब का। आई एम फुली इन्वेस्टेड एंड लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़, हाउ डू आई प्रोसीड नाउ। तो पहले तो फुली इन्वेस्टेड कभी नहीं होना चाहिए, चाहे बियर मार्केट में या फिर बुल मार्केट में। दोस्तों ये एक नीति है, आप जान लीजिए। देखिए, स्टॉक का बिहेवियर, इकोनॉमी का बिहेवियर, ये डिपेंड करता है कि क्या हमें अपकमिंग कंडीशन देखने को मिलते हैं। इकोनॉमी बूम करेगी तो स्टॉक मार्केट ही बूम करेगा, लेकिन कभी कभी स्टॉक मार्केट वैसा बिहेव करता है, कभी उससे उल्टा ही बिहेव करता है। तो नो वन नोस दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है जो बता देगा कि ऐसा ही होने वाला है। अगर दोस्तों हमें क्रैश या फिर करेक्शन कभी देखने को मिला तो फुली इन्वेस्टेड का जो थ्योरी है वो कट जाता है। इसलिए आपको हमेशा कैश इन होल्ड करना चाहिए। बड़े बड़े म्यूचुअल के फंड की बात की जाए तो 35% हमेशा कैश इन होल्ड रखते हैं, और कैश इन हैंड हमेशा रखना ही चाहिए। मेरे पास भी दोस्तों सफिशिएंट फंड रहता है, और इसीलिए मैं एड ऑन ड्यूस कर पाता हूँ। इसलिए अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से है तो दोस्तों, अगर मार्केट भागता है तो आपकी किस्मत है, लेकिन गिरता है तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि जिसमें बहुत अत्यधिक प्रॉफिट में है, जो मतलब मीडियोकर स्टॉक है, जो बहुत भाग चुका है, जिसमें इन फ्यूचर ग्रोथ की संभावना थोड़ी कम है लेकिन न्यूज़ की वजह से भाग रहा है, तो उसमें चाहे तो प्रॉफिट बुक करके अपना कैश को होल्ड कर सकते हैं। और जहाँ पे एक डिप आता है, एक मौका आता है, वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। बिकॉज बात चाहे दोस्तों एसटीएफएल की जाए और यहाँ बात की जाए कोई बड़े एनालिस्ट की, सबका दोस्तों यही मानना है कि 100% पैसा कभी भी मार्केट में लगाना नहीं चाहिए। ये रिस्की कैटेगरी में आ जाता है। मेरे हिसाब से वॉरेन बफेट की बात की जाए या फिर लेजेंडरी मुंगेर साहब की, सबका यही बात है कि आपको फुली इन्वेस्ट कभी नहीं रहना चाहिए। तो शशांक जी का क्वेश्चन है कि निफ्टी में जो वॉल्यूम्स होते हैं मार्केट आवर्स के दौरान, ये ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन को कैसे चेक किया जाता है। देखिए शशांक जी, सबसे पहले जो निफ्टी का जो ब्रेकआउट होता है या फिर बात की जाए लाइक कोई भी स्टॉक का, सही में वॉल्यूम बहुत एक रोल प्ले करते हैं। वॉल्यूम से हम समझ जाते हैं कि एक्शन क्या हो रहा है, और प्राइस एक फर्जी है या फिर इसमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, फिर स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है एज ऑफ नाउ। तो अभी इसके ऊपर वीडियो नहीं आई है वॉल्यूम को लेके, तो मैं बहुत जल्दी वॉल्यूम का वीडियो आपसे शेयर करूंगा, जहाँ पे मैं मैकडी, आरएसआई और दोस्तों जो मैंने अदर एक इंडिकेटर सिखाए हैं उन सब का एक मिश्रण करके आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, तब शायद आपको थोड़ा हेल्प होगा। अभी मे भी आपको समझ में ना आए, इसलिए आप थोड़ा सा इंतजार करिए। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं अपने चैनल में सब कुछ अवेलेबल करवा दूंगा। तो BHK श्रीवास्तव जी का क्वेश्चन है। नमस्कार श्रीवास्तव जी, तो एनीवेज प्लीज शेयर द नेम ऑफ द टॉप 3 गुड क्वालिटी स्टॉक दैट कैन गिव रिटर्न लाइक बजाज फाइनेंस इन फ्यूचर। देखिए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए या फिर किसी भी मल्टीबैगर का बात की जाए, उसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है ग्रोथ। आप देखिए कि आने वाले टाइम में कौन से स्टॉक में ग्रोथ दिखाई पड़ती है, उनके सेल्स नंबर कितने तेज़ी से बढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बजाज फाइनेंस को चूज़ करना चाहते हैं तो आपको फाइनेंस सेक्टर का ही कोई स्टॉक उठाना पड़ेगा। अगर सो मेरी बात की जाए तो मैं SBI कार्ड को आने वाले टाइम में बहुत बड़ा एक मल्टीबैगर समझता हूँ, और उसके साथ दोस्तों मैं मुथूट फाइनेंस को भी बहुत बड़ा यहाँ से मल्टीबैगर समझता हूँ। यस, अब भागता कितना है डिपेंड करेगा उसके चाल पे। लेकिन बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो बजाज फाइनेंस सबको लोन देती है, रिटेल लोन बांटती है। लेकिन दोस्तों मुथूट फाइनेंस की बात की जाए तो गोल्ड लोन देती है, तो जो उनके पास गोल्ड गिरवे आते हैं उनके अगेंस्ट में लोन देती है। तो जितने गोल्ड उनके पास जाएंगे उतना ही उनको लाइक पैसा मल्टीप्लाई करने का चांसेस मिलेगा। इसलिए मुथूट फाइनेंस में बजाज फाइनेंस की तरह ग्रोथ नहीं है, लेकिन मुथूट फाइनेंस भी एक टॉप क्लास वाला स्टॉक है। और अगर मुथूट फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस की लिस्टिंग होती है और मुथूट उसको हैंडल करता है तो हो सकता है कि गेम चेंजर हो पाए। तो मुथूट फाइनेंस में सेकंड पे है। और थर्ड की बात की जाए तो HDFC AMC और HDFC AMC मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में ये आपको मल्टी बैगर के बहुत रिटर्न दे सकता है, अगर आपको इनकी इंडस्ट्री पर भरोसा है। बात की जाए म्यूचुअल फंड की, तो और भी बूमिंग सेक्टर्स है। बात की जाए, मुझे IRCTC पे दोस्तों बहुत
कॉन्फिडेंस फील होता है। आने वाले 5 साल की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज़ इनके जो मैक्सिमम रेवेन्यू आते हैं टिकटिंग से, और जिस हिसाब से ऑनलाइन टिकटिंग का बूम आया है, तो मुझे लगता है कि 3 से 5 साल बहुत ही बूमिंग रहेगा। तो मुझे इधर पे आईआरसीटीसी को लेके बहुत ऑप्टिमिज्म वाला फील आता है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो मैंने बता दिया, एसबीआई कार्ड, मुथूट फाइनेंस एंड द अदर, जैसे मैंने बताया आपको, एचडीएफसी, एएमसी। ओके, विनोद जी का क्वेश्चन है कि सर आई सी वीडियोस एवरी डे, थैंक यू सर। ओके, तो इनका क्वेश्चन है सुमिटोमो केमिकल्स अब 265 पे चल रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 265 268। उस समय मैंने बाइंग रिकमेंडेशन की थी, बहुत ही अच्छा है, वेल स्टॉक है। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी मुझे दिखाई पड़ती है। तो अब अर्पण कुंडू जी का क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन पूछते रहते हैं, अच्छे इंसान है, मैं देखता हूँ कमेंट। तो पीआई इंडस्ट्रीज कैसा है? बहुत ही ताबड़तोड़ कंपनी है और जल्दी इसके ऊपर मेरी एनालिसिस आएगी। मुझे लगता है कि ये आपका वर्थी ऑफ लाइक मनी बोल सकते हैं। ये दोस्तों अच्छा बाइंग लेवल पे भी अवेलेबल है, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। आईआरसीटीसी में 10 साल के पहले ही, मैं 5 साल में ही मुझे लगता है कि ये 4000 से 5000 का मार्क छू सकता है, अगर इनमें फर्दर डाइवेस्टमेंट नहीं आया। अगर आपको इनके ग्रोथ पे भरोसा है तो ही निवेश करिएगा। मोनोपोली है, बस इधर पे निवेश मत करिएगा, ग्रोथ होना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे इनकी टिकटिंग बिजनेस से बहुत ग्रोथ लगता है। और अगर कभी ये न्यूज़ आती है कि प्राइवेटाइजेशन वाली ट्रेन इनको मिल रहे हैं, तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं दोस्तों कि कितने बढ़ सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ, जिस हिसाब से इंटरनेट यूज़ होंगे, जिस हिसाब से सारे जो टिकट्स हैं ऑनलाइन बुकिंग होंगे, तो इनको बहुत फ़ायदा होगा। 3 से 5 साल ये मुझे लगता है कि बहुत बूमिंग होगा। उसके बाद मैं और फर्दर कमेंट्री दूंगा। मैं 10 साल को लेके भी इसमें ऑप्टिमिस्टिक हूँ, लेकिन मुझे 5 साल में इधर पे कुछ ज़्यादा ही रैली की उम्मीद दिखाई देती है। बिस्वल जी का क्वेश्चन है कि सर आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी पे वीडियो चाहिए उनको, कासा। ओके, एसएल एंड पी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं। तो मैं शॉर्ट बता दूं, पी आपको भैया भाव बताता है कि कोई एक सेक्टर का स्टॉक कैसा है, दूसरे सेक्टर मीन्स एक ही सेक्टर का दो स्टॉक आपस में कितना महंगा कितना सस्ता है। उसके बाद कासा है आपका करंट जो सेविंग्स जो रेट होते हैं, और करंट अकाउंट होते हैं, सेविंग्स अकाउंट होते हैं, तो उन पे जो इंटरेस्ट रेट मिलते हैं, ये बैंक को बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो इनके रेशियोज काफ़ी एक बैंक के लिए हेल्दी होते हैं। आरओई तो बहुत ही शानदार है, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं जल्दी इनके ऊपर सबके ऊपर ट्यूटोरियल लाऊंगा। एसएल की बात की जाए तो स्टॉप लॉस, जब आपको लगता है कोई स्टॉक बहुत भागा है, मोमेंटम वाले स्टॉक को चेस करते हैं, तो एसएल क्या होता है, उस लेवल पे आने से आपका माल ऑटोमेटिकली निकल जाता है। इससे आपका डैमेज कम होता है, जहाँ पर दोस्तों आपका एसएल साथी होता है, नुकसान आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। और इसलिए एसएल आपको लगा के ही गेम प्ले करना चाहिए। तो शरण जी का क्वेश्चन है कि सर मैं तो बिगनर हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ मेरी वीडियो से। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। ऑन व्हाट बेसिस वी शुड डिटरमाइन करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ए स्टॉक? देखिए, वैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आज आईटीसी गिर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते दिखाई पड़ रहे हैं, एक सेंटिमेंटल चेंज हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आईटीसी की बात की जाए, अगर वो एक स्मोकिंग कंपनी से सीधा एफएमसीजी में बहुत फोकस करके अगर एफएमसीजी के बिजनेस को एक्सपैंड करता है, तब उनके वैल्यूएशन आगे अनलॉक हो सकते हैं। आपने देखा कि रिलायंस का भाव अभी हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, बिकॉज उनके अभी भी दो बिजनेस अनलिस्टेड हैं। बात की जाए जियो की, बात की जाए रिलायंस रिटेल की, तो हमें ये देखने को मिलता है। वैल्यूएशन की बात की जाए तो आपको ये देखना बनता है कि इंडस्ट्री पी से थोड़ा सस्ता होना चाहिए। अगर महंगा है तो क्यों उसमें ग्रोथ है या फिर नहीं है, मोनोपोली वाले बिजनेस है या फिर नहीं है, उसके साथ साथ अर्निंग ही है या नहीं, या फिर लाइक फालतू का 1000-1200 का पीपी रेट हो रहा है। तो ये एनालिसिस करके आप रेगुलर मेरे वीडियोस को देख के सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग कोई स्टॉक में वैल्यू ढूंढ पाएँ। आरपी जी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि लव योर वीडियोस एंड एफर्ट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आरपी जी। अभी दोस्तों मैंने देखा कि एक क्वेश्चन था एसएल को लेके। देखिए, एसएल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। लिटिल आइडिया जी का क्वेश्चन है कि थैंक यू सो मच सर फॉर योर एफर्ट, थैंक यू सो मच सर फॉर अप्रिशिएटिंग। तो मेरा क्वेश्चन है कि 590 पे इन्होंने बेटर खरीद लिया था। मैंने हमेशा बोला है कि जब आप रनिंग स्टॉक को चेस करते हैं, 500 का इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इनके लिस्टिंग प्राइस देखने को मिले थे, कहाँ तक भागा था, 625 तक। मैंने बोला भी आपको लेना है, अगर इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक हो तो 565 का एसएल लगा के चलिए। आज अगर इन्होंने 565 का एसएल लगाया होता तो ये अटकते नहीं। कंपनी ओवरऑल अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों मैंने बताया कि बिना एसएल का मोमेंटम वाले स्टॉक को चेस नहीं करने का होता है। और आप देख सकते हैं कि आज 500 से भी नीचे भाव यही होता है। 10-20 रुपए के लिए उतना दोस्तों लाइक एक बिजनेस है, जान लीजिए। इधर पे प्रॉफिट होता है तो नुकसान भी होता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसे लगाना नहीं चाहते हैं मोमेंटम वाले स्टॉक को, लेकिन लॉन्ग टर्म तक वो अटक भी सकते हैं। आज देख सकते हैं अच्छा खासा मौका है, लेकिन बहुत लोग इसको ले नहीं रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बात की जाए बेटर की, कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ही महंगे हैं। मैं नहीं लूँगा दोस्तों, मुझे लगता है इससे अच्छा ब्रिटानिया ऑप्शन दिखाई पड़ता है, इसलिए एसएल लेके काम करना चाहिए। और एंटोनी वेस्ट की बात की जाए तो दोनों में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। महंगे खरीद लिए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। तो इनका क्वेश्चन है एस के मसूद अली जी का, बजाज फिनेंस और बजाज फिनसर्व में
क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है? येस ऑफ कोर्स की जा सकती है। ये और भी बड़ा बनेगा। दोस्तों मैंने तो दोनों का लेवल्स बता दिया है। आप रेगुलरली मेरे वीडियोस को जगह देखते नहीं हैं, जाके मेरे वीडियोस को एकदम देख लीजिए। बजाज फाइनेंस के ऊपर और स्टॉक फटाफट में मैं हमेशा 20 से 25 कवर करता हूँ स्टॉक को। तो आप उन सब जो फ्रीज वीडियो का भरपूर फायदा उठाइए, जहाँ पे मैं आपका टाइम सेविंग करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे मैं बाइंग लेवल्स भी आपको बता देता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे जितने भी वीडियोस है स्टॉक फटाफट के, जाकर देखिए। मैंने रिसेंटली इसको कवर किया था। सचिन गर्ग जी का क्वेश्चन है कि सर आई एम न्यू टू दिस मार्केट। अच्छा, वेलकम टू द मार्केट। आई वांट टू मेक अ पोर्टफोलियो 30,000। 30,000 का पोर्टफोलियो उनको बनाना है, जैसे मैंने बोला था। आई हैव सीन योर ऑल एसटीएफएल टॉपिक्स बट आई एम कंफ्यूज इन नंबर ऑफ शेयर्स बाइंग, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। चलिए भाई, छोटे साहब को थोड़ा हेल्प कर देते हैं। तो एनीवेज इनका 30,000 का पोर्टफोलियो है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, न्यू मार्केट के हिसाब से ठीक ठाक ही है। तो अब एच टी एफ एल टॉपिक्स तो बहुत महंगे महंगे भी शेयर्स है। तो चलिए आपके लिए मैंने 10 शेयर्स शॉर्ट किए हैं विद क्वांटिटी नंबर्स। आई होप सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो फटाफट अब वो स्क्रीनशॉट को मैं शेयर करता हूँ। तो 30,000 का आपने बोला था, तो मैंने एग्रीगेट किया, 30,661 भाव निकल के आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से स्टॉक को लिया, इसके पीछे की लॉजिक मैंने क्या दी है। सबसे पहले मैंने बैंकिंग शेयर में आईसीआईसीआई बैंक को चुना है। आपके पोर्टफोलियो का साइज थोड़ा छोटा है, इसीलिए मैंने एचडीएफसी बैंक और कोटक को तो छुआ ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है क्वालिटी स्टॉक की बात की जाए तो आईसीआईसीआई बैंक में मुझे क्वालिटी दिखाई पड़ती है, और जो भाव पे मिल रहा है वो भाव सही में अच्छा है। और मुझे लगता है कि 700 भी बहुत जल्दी जाने वाला है। इस टाइम लग सकता है 6 महीना साल भर, लेकिन इसमें वो पोटेंशियल है। तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक पे आपको 5 क्वांटिटी खरीदने की राय दी है। मुथूट फाइनेंस मैंने इसके जगह सोचा कि बजाज फाइनेंस को बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सा महंगा पड़ जाता, इसलिए मुथूट फाइनेंस एसटीएफ का टॉपिक है। आप चाहें तो 1283 का जो भाव है, इसमें 2 स्टॉक खरीद सकते हैं। उसके बाद आईटीसी अभी फेयर वैल्यू पे दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, कोई भी डेट नहीं है। तो 10 क्वांटिटी 2,000 का आप उठा सकते हैं। उसके बाद बात की जाए और भी दोस्तों, मैंने एचयूएल को नहीं लिया, मैंने नेस्ले को तो लिया ही नहीं। तो एचयूएल को बदले छोड़ के मैंने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे दाव खेलना पसंद किया है। बहुत ही ग्रोइंग इनके बिजनेसेस दिखाई पड़ रहे हैं, और टाटा ग्रुप की बहुत ही अच्छी कंपनी है। 609 के भाव पे 4 स्टॉक उठाने की राय दी है, जिसका वैल्यू 2436 निकल के आ रहा है। उसके बाद मैंने एच डी एफ सी एएमसी की जगह निपॉन को चूज़ किया है। जी हाँ, मुझे लगता है ये बहुत ही जल्दी भागेगा, टाइम लग सकता है 5-6 महीना का, लेकिन ये ज़रूर 400 के लेवल को डिजर्व करता है, और ये कभी ना कभी जाएगा ही जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 5 क्वांटिटी मैंने इस पे खरीदने की राय दी है, जिसका जो वैल्यू है 309 करके इंटू 5 1545 दिखाई पड़ रहा है। रिलायंस को मैंने 3 शेयर की राय दी है। क्यों रिलायंस को दोस्तों मैं देख सकता हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं इधर पे देख रहा हूँ कि 3 जो क्वांटिटी है, इसके बाद रिलायंस का जो एग्रीगेट निकल के आ रहा है 5,600 के लगभग, 700 के लगभग, इसलिए मैंने दी है। बिकॉज आपको पता है कि निफ्टी में 12% के लगभग इसका वेटेज है। तो आपके पोर्टफोलियो में भी कम से कम रिलायंस को शेयर्स होने चाहिए, तो बेटर है। तो हमें 2300 का स्टॉक देखने को मिलता है। अभी हमें 1900 के लगभग दिखाई पड़ रहा है, जो कि रिजनेबल फेयर प्राइस है। उसके बाद बात की जाए मिड कैप की, तो मिड कैप से मैंने रिलैक्सो को उठाया है, जो कि मैंने बाटा को सोचा था, बट उसके प्राइस थोड़े से महंगे हैं, तो उससे बेटर मुझे रिलैक्सो दिखाई पड़ता है। तो 891 के भाव पे मैंने 3 स्टॉक को खरीदने की राय दी है, जहाँ पे 2673 भाव निकल के आ रहा है। दीपक नाइट्रेट दोस्तों बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, और मुझे लगता है कि और भी ग्रोथ इसमें दिखाई पड़ सकती है। तो दीपक नाइट्रेट को मैंने 3 स्टॉक खरीदने की राय दी है 1055 के लेवल पे, जिसका भाव निकल के आ रहा है 3165। एसबीआई कार्ड एस्टिबल का टॉपिक है, इस पर मैंने थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग दिखाया है। मुझे लगता है ये 1200 डिजर्व करता है, उसमें एक ह्यूज रैली नहीं आई है। बात की जाए इनके पोस्ट आईपीओ की लिस्टिंग के बाद, तो एक रैली ड्यू है, जो कि इसको ड्रैग कर सकता है इन फ्यूचर 1200 के लगभग। तो 4,825 का 5 शेयर खरीदने की राय है। और आईआरसीटीसी जो कि 2,000 का स्टॉक है दोस्तों, 1471 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। अभी अच्छा मौका है अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो 2 खरीदने की राय दी है 2942 का, जिसका एग्रीगेट 30,661 दिखाई दे रहा है। आई होप जितने बिगनर्स हैं उनको बहुत ही मज़ा आया होगा इसको देख के। और आपको चाहे तो दोस्तों इस पे तो थोड़ा सा प्लस माइनस कर सकते हैं आप अपने फिनेंशियल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। मैंने बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक को नहीं रखा, बिकॉज मैंने नवीन फ्लोरिन को नहीं रखा, मैंने बजाज फाइनेंस को नहीं रखा, मैंने बजाज फिनसर्व को नहीं रखा। ऑटो के मैंने कोई शेयर रखे नहीं, थोड़े महंगे होते हैं। बात की जाए आईटी के, मैंने शेयर को रखे नहीं, थोड़े महंगे होते हैं। लेकिन यस, आप चाहें तो इधर पे इन्फोसिस को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अब आपको देखना है कि इसमें किसको प्लस माइनस करके देंगे। इसलिए थोड़े से दोस्तों मैंने प्लस माइनस की हैं। इसमें आईटी मिसिंग है, इसमें हमें बात की जाए चूँकि पोर्टफोलियो बहुत छोटा है, इसलिए मैं ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर पाया। लेकिन मैं बहुत जल्दी 1 लाख का पोर्टफोलियो डिज़ाइन करूँगा, अगर आपका रिक्वेस्ट रहा। अगर आपको चाहिए 1 लाख का पोर्टफोलियो फिर 5 लाख का पोर्टफोलियो, तो दोस्तों मैंने दोनों में से कोई एक का सोचा है बनाऊंगा। अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा यस सर 1 लाख वाला पोर्टफोलियो को बना के दीजिए। और अगर 5 लाख का चाहिए तो 5 लाख वाला कमेंट बॉक्स में जितना ज़्यादा रिक्वेस्ट होगा दोनों में से कोई भी एक टॉपिक पे, तो मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा कि 1 लाख के पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए और कौन कौन से नंबर्स आप रख सकते हैं, और 5 लाख में कितने होने चाहिए।
उसके बाद पीयूष जी का क्वेश्चन है कि सर आई हैव इन्वेस्टेड इन एचयूएल, रिलायंस, हीरो मोटोकॉर्प एंड ब्रिटानिया। करंटली द मार्केट लुक्स इन ओवरबॉट जोन, ऑफ कोर्स ओवरबॉट के बहुत ओवरबॉट जोन पे है, एंड दिस फोर स्टॉक हैव नॉट पार्टिसिपेट इन द मार्केट अनलाइक सम अदर लार्ज कैप। तो आपको मेरे हिसाब से आपको होल्ड ही करना चाहिए। और बात की जाए जितने भी स्टॉक्स आपने लिए हैं सब क्वालिटी स्टॉक्स हैं। ऑफ कोर्स बात की जाए रिलायंस की तो आपने हो सकता है कि थोड़ा महंगा लिया होगा, फिर सस्ता भी लिया है तो उसको होल्ड करिए। एचयूएल क्वालिटी स्टॉक है, हीरो मोटो का बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ब्रिटानिया की बात की जाए तो आप उसकी जगह थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा ग्रोथ चाहिए तो आप टाटा कंसर्न प्रोडक्ट्स को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपका हॉरिजन 3 साल का लगभग है, मुझे लगता है कि ब्रिटानिया से ज़्यादा ग्रोथ मुझे टीसीपी टाटा कंसर्न प्रोडक्ट्स पर दिखाई पड़ रहा है। और ओवरऑल बात की जाए और सब स्टॉक्स की तो भाई बहुत ही अच्छे स्टॉक्स आपने ले रखे हैं। देखिए उत्सव जी, आईटीसी की बात की जाए, उत्सव जी क्वेश्चन है कि सर 201 लेवल पे आईटीसी बाई करना ठीक रहेगा? ऑफ कोर्स ठीक रहेगा, जितना गिरे उतना बाई करिए, इसमें कोई मुझे रिस्क दिखाई नहीं पड़ता है। 300 के ऊपर सारे ब्रोकर्स का टारगेट है। यस, नेगेटिविटी शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप 3 से 5 का होरिजन बनाते हैं तो शायद ही दोस्तों आप पीछे मुड़े और देखें कि आईटीसी का भी 200 के लेवल पे अवेलेबल था। यस, अगर बोनस नहीं देता है तो उसकी बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करता है, 5% का डिविडेंड देता है, आपका पोर्टफोलियो हेज भी हो जाएगा, आपके पोर्टफोलियो में एक जान भी रहेगी कि चलिए कहीं से डिविडेंड भी आ रहा है, कोई ग्रोथ स्टॉक भी है। तो इस हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो प्लान करना चाहिए। ओवरऑल आईटीसी इज अ वेरी क्वालिटी स्टॉक, और एक डिप मारता है 195 के नीचे तो आपको एक बेस्ट बाइंग लेवल मिल सकता है। लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी आप माल उठाना शुरू कर दिए, जितना गिरे तो उतना आप उठा सकते हैं। मेरे पास उससे बहुत ह्यूज क्वांटिटी है और मैं चाहता हूँ कि और गिरे तो भाई मैं इसको और भी लूँ और अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ दूँ कि एटलीस्ट इतना डिविडेंड आए कि मेरा एक पैकेज निकल जाए। शोएब जी क्वेश्चन है कि प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो भाई मैं इसको ट्रैक नहीं करता, मैं नहीं बोल पाऊंगा। रिको इसको भी नहीं। एचसीएल और इन्फोसिस बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है इन्फोसिस को लेकर। एचसीएल बाकी है, मैं जल्दी ही वीडियो बना दूंगा। ओके, बहुत ही अच्छा स्वीट सा मैसेज मुझे लगा। चंदू कुमावत जी नाम है। सर जी दुबई में रहते हैं लेकिन आपका वीडियो देखकर मेरे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का दिल करता है। अरे बहुत मेरा खुशकिस्मती है कि आपको मेरा वीडियो देख के मन करता है। एनीवेज, लेकिन डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करें दुबई से? देखिए, अगर आप एनआरआई है, नॉन रेजिडेंशियल हैं, तो वो इंडियन स्टॉक मार्केट में अंडर द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम पीआईएस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के तहत निवेश कर सकते हैं। अंडर दिस स्कीम एन एनआरआई हैज़ टू ओपन एन एनआरई और एनआरओ अकाउंट विथ एन आरबीआई ऑथोराइज्ड इंडियन बैंक। ये आपको इंडियन बैंक के अकॉर्डिंग एनआरई या फिर एनआरओ के तहत खुलवाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको कोई भी सेबी रजिस्टर्ड जो डीमेट अकाउंट है उधर पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लेना पड़ेगा। बस यही स्टेप है। तो आप कोई भी अगर अच्छे बैंक को जानते हैं जो आपको अकाउंट खुलवा दें तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए। बहुत ऐसे फुल टाइम ब्रोकर भी होते हैं, ऐसा डिस्काउंट ब्रोकर भी होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि फुल टाइम ब्रोकर से अकाउंट खुलवाइए। अगर आप एनआरआई हैं तो आप आराम से दुबई से बैठ के भी पैसा भारत में निवेश कर सकते हैं। देखिए, विवेक तिवारी जी का बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि सर कौन से बुक पर है। देखिए, जितने फाइनेंस की बुक हैं मैं बोलूँगा कि रिच डैड पुअर डैड बात की जाए, उसके बाद जो जितने भी फाइनेंशियल बुक्स हैं, अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर अच्छे से बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप चाहें तो बहुत अच्छे अच्छे जो राइटर हैं, मैं कभी रिकमेंडेशन दे दूंगा कौन कौन से बुक मैं पढ़ता हूँ, जो कि मुझे देखना पड़ेगा कि लिस्ट में मैंने शॉर्ट किया था उसको। जितने बुक्स के नाम है मैं लिंक दे दूंगा, चूँकि मैं ये सब देना चाहता नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका रिक्वेस्ट रहा कि कौन कौन से बुक मुझे पसंद है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, उन सब बुक को आप एक बार पढ़ सकते हैं। और उसके बाद कहीं क्लास लें तो देखिए ये पूरा आपका मर्जी है, कहीं क्लास लेना चाहते हैं फिर नहीं लेना चाहते हैं। मेरे हिसाब से पहले एज ए बिगनर हैं तो आप थोड़ा सा मार्केट को समझिए, देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करिए, देखिए कौन कौन से यूट्यूबर्स आपको सिखा पाते हैं। आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी का बात पसंद है और मुझे उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलना है, तब आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। यस, कहीं क्लास करेंगे तो बेटर हो सकता है, लेकिन अच्छी जगह करिएगा। कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पास या फिर लाइक कि एक दिन में पैसा बनाओ, 2 दिन में पैसा बनाओ, ऑप्शंस में ये करो वो करो, वैसे क्लास से बेटर होगा आप लर्निंग क्लास में रहिएगा। फिनेंशियल जो बैकग्राउंड के जो क्लासेस हैं अगर वो आप लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में सब कुछ इसमें आ जाता है, तो वो मेरे हिसाब से आपके लिए बेटर होगा। ना कि कोई इंटरडे कोई स्टॉक स्पेशलिस्ट के पास चले गए आपको इंटरडे सिखा के छोड़ दिया, ऐसा नहीं करिएगा। फिनेंशियल को ठीक है चाहिएगा पढ़ना है तो उधर पे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का गेम खेल सकते हैं, और उधर पे आपको पहले सीखना पड़ेगा फंडामेंटल एनालिसिस, और उसके बाद धीरे धीरे स्टेप होगा। और बात की जाए इंटरडे के ऑप्शन की, अगर आप 3 साल से कम एक्सपीरियंसड हैं आपको इंटरडे और ऑप्शंस नहीं करना चाहिए। रूपा रानी जी क्वेश्चन है कि गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ। अच्छा ठीक है, आप तब सर हैं तो
ठीक है सर जी। तो जीएमए फॉरवर्ड का बेस्ट बाइंग लेवल क्या है? तो भाई मुझे जो सीएमपी है वो सही लग रहे हैं। आप करंट मार्केट प्राइस में माल उठा सकते हैं। अगर आपको जो इनसाइडर ट्रेडिंग की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो बॉदर नहीं करता, तो आप चाहे तो उठा सकते हैं, मर्जी आपकी है। बात में नहीं बोलिएगा सर आपने नहीं बोला कि इनसाइडर का मामला चल रहा है, उसको ध्यान में दीजिएगा। मुझे दोस्तों लगता है कि स्टॉक में काफ़ी दम है और मेरे हिसाब से स्टॉक और भी जाना चाहिए। मैं इसको लेकर आने वाले टाइम में ऑप्टिमिस्टिक हूँ। प्लीज़ रिकमेंड स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग कितना मैं करता हूँ। मैंने देखा आपने कि भारतीय टेल, आईसीआईसीआई बैंक में कितनी बार मैंने बोला, जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 20% कमाने का मौका, 30% कमाने का मौका थंबनेल में जो देता हूँ, उन सब वीडियोस को देखिए, वही सब मेरे स्विंग ट्रेड कॉल्स हैं। तो विवेक मंडल जी मे भी नए हैं इसलिए एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ओपनिंग प्राइस क्या होगी जब कोई स्टॉक की लिस्टिंग होती है आईपीओ के दौरान? देखिए, एक स्टॉक की मान लीजिए अगर आईपीओ प्राइस 300 है, ओपनिंग होती है 500, तो वो डिसाइड होती है किससे? ग्रे मार्केट प्रीमियम पे, डब्बा बाजार पे, जो अनऑफिशियल मार्केट पे उसके पहले क्या डिमांड है क्या नहीं है। अगर डिमांड ज़्यादा रहा तो उसकी प्राइस की लिस्टिंग अप में होगी, डिमांड कम रहा तो उसकी प्राइस की लिस्टिंग थोड़ी और कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। ये डिपेंड करता है ग्रे मार्केट प्रीमियम पे, डब्बा बाजार पे क्या भाव चल रहा है। तो भाई यही इसका रीज़न है कि डब्बा बाजार के भाव पे आपको ध्यान रहना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। आशीष जी, मैंने बोला तो था आपको कि बजाज फाइनेंस आप ले सकते हैं, एक बार 5 अगर लेवल तोड़ता है तो लेवल ख़राब नहीं है, एक और डिप मारता है तो ज़रूर लेने का बन सकता है। 49.50, 48.50 इसके अल्टीमेट बहुत अच्छे बाइंग लेवल है। आप चाहे तो सेम पे भी कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म नज़रिया रखते हैं तो। अतुल राज जी का क्वेश्चन है कि सर भैया स्टॉप लॉस मार्केट ओपन कब होगा, डिप कब आएगा, कैसे प्रिडिक्ट करें? और 3i इन्फोटेक को मैं भी ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट्री नहीं देना चाहता। स्टॉप लॉस मार्केट ओपन कब होगा? देखिए, मार्केट तो 9:15 का होता है पता है, लेकिन उसके बाद एक बफर जोन होता है और उसके बाद एक खरीद बेच होता है। प्री ओपन मार्केट में कैसे खरीद बेच होता है मैं जल्दी आपको सिखाऊंगा। उसके बाद डिप कब आएगा, कैसे प्रेडिक्ट करें, तो उसके लिए अपने टेक्निकल वीडियो को जाकर देखें। मैंने 3 वीडियो अपलोड करी है मैगडी को लेके, आरएसआई को लेके, और वॉल्यूम को पे मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा। तो आप चाहें तो टेक्निकल वीडियो देख के एक एनालिसिस कर सकते हैं और अपना अंदाजा लगा सकते हैं। हिमांशु मुंद्रा जी क्वेश्चन है कि सर डिक्शन कैसा है? बहुत अच्छा स्टॉक है और आने वाले टाइम में और भी अच्छा हो सकता है। मुझे लगता है कि बेस्ट बाइंग लेवल ऐसे अपट्रेंड वाले स्टॉक पे हर 8% की डिप में ही एक मौका आता है और हर 8% पे ही ये एक डिप मार के अपसाइड की जर्नी करता है। उसको पकड़ने के लिए अपना जीडीटी ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। अफजल पाशा जी क्वेश्चन है कि सर एक आम आदमी कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करें? आसान तरीका एक वीडियो बना दिए। जी हाँ, बेशक मैं जल्दी ही बनाऊंगा, लेकिन कौन कौन से मैट्रिक मैं यूज़ करता हूँ आपको भी तो समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियोस को बाय हार्ट देख लीजिए, आप आराम से सीख जाएंगे। लेकिन एनीवेज आपने सही क्वेश्चन पूछा है, मैं जल्दी ही इसके ऊपर एक रजिक ऑर्गेनाइज्ड वे से वीडियो बना दूंगा। गोविंद जी क्वेश्चन है कि हाय सर, हेलो सर, आई अप्रिशिएट योर पैशन फॉर प्रोवाइडिंग यूजफुल वीडियोस, दिस वीडियोस आर वेरी हेल्पफुल फॉर न्यू कमर्स, थैंक यू। आई हैव रिक्वेस्ट टू क्वेश्चंस, प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स एज हाउ टू पिक अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। कितना तो मैं बोलता हूँ कि आरओई बढ़िया होना चाहिए, सेल्स में नंबर्स आने अच्छे चाहिए, इनके प्रॉफिट अच्छे होने चाहिए, इनके प्रोमोटर होल्डिंग सही होने चाहिए, इन पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, इनके मार्केट में मोट होने चाहिए, इनके क्वालिटी प्रोडक्ट होने चाहिए और पीयर से थोड़ा मजबूत होना चाहिए। बस इतना ही होते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को पकड़ने का एक सीधा माध्यम। अब प्रेजेंटली मार्केट इज बुलिश, व्हाट टू डू व्हेन इट टर्न्स बेरिश? भाई खरीदना ही है, अगर बेरे होता है तो छोड़ना नहीं है। तो बुल मार्केट में आप चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं, अपना माल बेचते भी हैं। लोग बहुत जन बियर मार्केट में खरीदते हैं, अब बुल में बेच भी देते हैं, ये होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बुल मार्केट कंटिन्यू चलता है 1-2 साल तो आपको निफ्टी और भी हाई दिखाई पड़ेगा। तो एड ऑन डिप्स मेरी सलाह है अगर मार्केट थोड़ा टर्न होता है बियरिश में। तो सुतापा दे मेरे नए सब्सक्राइबर है, बोल रही थी कि सजेस्ट सर एसबीआई कार्ड एमओएस। देखिए, मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट मुझे देखने को मिल चुका है एसबीआई कार्ड में। मैंने बोला भी था कि 1000 के जो लेवल से आपको ज़रूर एक बाउंस बैक के बाद एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, इसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। तो वही देखने को मिला, एग्जैक्टली 1001 के लेवल से हमें देखने को मिला। ये साइकोलॉजी थी। तो अभी की बात की जाए तो 970 रुपये के लगभग मिल रहे हैं। आप चाहे तो 950 के लगभग बाइंग कर सकते हैं अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। मुझे आराम से यकीन है ये स्टॉक 1200 के 1500 के ऊपर भी जाएगा और लॉन्ग टर्म को लेकर इसको बहुत ही बुलिश हूँ। और मुझे लगता है कि आने वाले लॉन्ग टर्म में दोस्तों 3 से 5 साल का हॉरिजन होता है, 10 साल भी ले सकते हैं। इधर से ये 10 गुना होने की काबिलियत रखता है बिकॉज इनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और बिजनेस में काफ़ी दम है। तो नेक्स्ट आई वांट ए मंथली इनकम ऑफ ₹20 के, तो आपको डिविडेंड वाले स्टॉक पे जाना चाहिए। तो 20 की अगर आपको मंथली इनकम करना है तो भाई डिविडेंड भी उतना नहीं दे पाएंगे, आपको उसके लिए ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग के लिए आपको नॉलेज चाहिए। नॉलेज कहाँ से मिलेगी? अपने अच्छे अच्छे जो वीडियोस है मेरे, उन सबको देख के कर सकते हैं, तभी आपका मंथली इनकम 20,000 हो सकता है। लेकिन अभी मंथली इनकम की बात की जाए तो आप एफडी से जनरेट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा रास्ता नहीं है, बहुत ही एफडी का रेट कम हो गया है। तो आप बॉन्ड्स से पैसा थोड़ा जनरेट कर सकते हैं, जहाँ पे आपके पैसे भी सुरक्षित आएँ और आपका पैसा बने भी। तो आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड 11 लाख, वंडरफुल। आई हैव मोर 10 लाख, अच्छा अच्छी बात है, आपके पास कैश इन हैंड है। सजेस्ट पोर्टफोलियो सो दैट आई कैन अचीव माई टारगेट, दिस इज ओनली फॉर शॉर्ट टर्म
6 मंथ माई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो विल रिमेन अनटच्ड इफ पॉसिबल। ठीक है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को कुछ होने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए 10 लाख रुपया, टू वेरी ऑनेस्ट 10 लाख रुपये की बात की जाए, मार्केट तो एक बहुत ही बुल फेस है। अगर आपको पोजीशन बनानी भी है तो एसटीएफ के टॉपिक पे बना सकते हैं, जिनमें जो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है उधर पोजीशन बनाए। मैं अवॉइड करूंगा कि थोड़ा सा अभी वेट करिए, अगर एक डिप आता है उस डिप में क्वालिटी स्टॉक को लीजिए और जितने अच्छे अच्छे थोड़े थोड़े पैसे लगा सकते हैं। एक ही बार 10 लाख निवेश नहीं करिएगा, आपका इंस्टॉलमेंट पैसा होना चाहिए 50,000, 1 लाख। और देखिए 6 महीना में कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट ऐसे ही रहा, हो सकता है कि 6 महीने के बाद करेक्शन आया तो आप फंस भी सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपको। 6 महीना का हॉरिजन मत रखिए, बिकॉज शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत ही बुलिश है। अगर एक प्रॉफिट बुकिंग आता है 2 महीना के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। दोस्तों मैं सच बताता हूँ, किसी को पता नहीं कि मार्केट अभी कैसा चलने वाला है। मार्केट अभी बहुत टफ हो गया है, बिकॉज जब तक मार्केट एक एंट्री पॉइंट सबको नहीं देगा तब तक मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत ही मुश्किल है। आपके पास पोजीशन है, एकदम दबा के बैठिए। खरीदने वाले थोड़ा इंतजार करिए, बिकॉज मार्केट अभी भी बहुत टफ है। मार्केट एकदम दोस्तों समझ में किसी को नहीं आ रहा है कहाँ जाएगा डायरेक्शन, बिकॉज बाइडेन के इलेक्शन के बाद हमें देखना बनता है कि यूएस में क्या रिकवरी आती है, और रिकवरी आती है तो नया ऑल टाइम हाई कहाँ पर जाके रुकता है। स्पर्श जी का क्वेश्चन है, भाई इतने हाई में क्यों लेते हो आप लोग, समझ में नहीं आता। 213 में बर्गर किंग ले लिया। मैंने कितने में बोला कि ऐसे स्टॉक को चीज़ नहीं करने का होता, करते भी है तो ऐसे ले काम करना है। नेक्स्ट टाइम गलती मत करिएगा। आपको ब्लॉग बुक नहीं करना चाहिए। आप अगर 1-2 साल इसको होल्ड कर सकते हैं तो आराम से करिए। मुझे लगता है कि ज़रूर आपका पैसा लॉस में नहीं कन्वर्ट करेगा। कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी सही है, बट वैल्यूएशन अभी महंगे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का निवेश करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको लॉस बुक नहीं करना चाहिए। पैसे फंसे नहीं है, बट थोड़ा टाइम लगेगा रिकवरी होने में। तोशु ये क्वेश्चन है, हेलो तोशु जी, आईओएल स्टॉक के बारे में मैंने आज एक रिएक्शन दे दिया है, वीडियो बना दिया है, जाकर देख सकते हैं। राय तो यही है शोभन माइटे जी कि डिक्सॉन बहुत अच्छा स्टॉक है, और एमआरएफ थोड़ा क्या बहुत ही ओवरवेट हो चुका है, लेकिन डिपेंड करता है कि कब तक इसमें पैसा आ सकता है। कंपनी बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, बहुत से डील्स कर रही है, तो एमआरएफ जरूर बनेगी अगर इनके फंडामेंटल्स वैसे ही रहें। अर्निंग पे डिपेंड करता है, अर्निंग रुक जाएंगे तो एमआरएफ नहीं बन पाएगा, अर्निंग सही रहेंगे तो ज़रूर एमआरएफ से ये बड़ी कंपनी बन सकती है। भारत जी क्वेश्चन है कि एसबीआई कार्ड कैसा है, फ्रेश एंट्री। मैंने बोला 950 के नीचे आप चाहे तो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, और एकदम खरा सोना है लॉन्ग टर्म के लिए। एसटीएफ का टॉपिक है, एकदम घबराने की बात नहीं है, जितना गिरे उतना लेना है। ऐसे स्टॉक मेरे टॉप प्रायोरिटी के लिस्ट में है, बिकॉज ऐसे स्टॉक जब 500-600 के थे तो किसी ने बोला नहीं खरीदने के लिए। बहुत मैं देख रहा था, बहुत कम लोग सजेस्ट कर रहे थे, लेकिन अभी बहुत लोग बोल रहे खरीदने के लिए, और मैं इसको लेके बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में एक बहुत ही अच्छा स्टॉक के कैटेगरी में आता है। राजेश एक्सपोर्ट 3 महीना से एक ही जगह पे है। रोहित जी का क्वेश्चन है कि इसके ऊपर बता दें। ठीक है, मैं जल्दी राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो शूट करूंगा। उसके बाद संजय कुमार जी क्वेश्चन है कि हाय सर, हेलो सर, आई हैव 3 क्वेरीज। 3 क्वेश्चन है इनका, फटाफट देख लेते हैं। लेंसर कंटेनर गिविंग गुड रिटर्न, अच्छे स्टॉक है। और अबाउट आईआरसीटीसी, इट लुक गुड फॉर लॉन्ग टर्म, बहुत ही अच्छा। ओनली कंसर्न इट्स गवर्नमेंट कंपनी, देयर मे बी सम रिस्क इन फ्यूचर। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कंपनी शेयर 5,000 आफ्टर 5 years। मुझे ये 3 साढ़े 3 साल में ही लगता है, आपको बहुत ज़्यादा लगता है। इज़ इट करेक्ट? ऑफकोर्स ये करेक्ट हो सकता है। मुझे दोस्तों यहाँ से टू बी वेरी ऑनेस्ट 5 साल के अंदर इसमें इनॉर्मस ग्रोथ दिखाई पड़ती है। HDFC AMC की बात की जाए तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, और ऐसे स्टॉक को हमने 2000 के लेवल से लिया हुआ है, और इसको नेवर सेल वाली स्टॉक कैटेगरी में रखा हुआ है। एक मल्टी बैगर होने वाला है। इट विल कम टू 2500 नहीं आने वाला था जल्दी। एंड शुड आई बाई 50 क्वांटिटी एट दिस प्राइस फॉर 10 years? अगर 10 years के लिए लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको SIP करनी चाहिए। देखिए प्राइस तो चूंकि बहुत चढ़ गया था, 2700 मैंने बोला कि आप ले सकते हैं, 2900 हो गया, आज 3031 हो गया, तो एक डिप आता तो ले सकते हैं। लेकिन बात की जाए 3800 का स्टॉक अभी भी है, बेहतरीन फंडामेंटल्स है, अभी भी खराब डील नहीं है। लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए इक्का दुक्का स्टॉक खरीदिए। अगर निपॉन इंडिया में अगर उठाना चाहें तो निपॉन इंडिया में थोड़ा सा एलोकेशन ज़्यादा कर सकते हैं, और जब प्राइस घटे HDFC AMC का तो उधर पर अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। ये स्टडी होनी चाहिए। निपॉन इंडिया ये भी टॉपिक है, जीरो डेट वाली कंपनी है, बहुत ही बूमिंग सेक्टर वाली कंपनी है, और मुझे बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट पर अवेलेबल है। 10 साल में ये बहुत ही मल्टीपल रिटर्न देने की काबिलियत रखती है। उसके बाद क्वेश्चन है ऋषभ सोनी जी का कि सर मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने 2 लाख IRFC के IPO के लिए अरेंज किए हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में कि IRFC तो खुद IRCTC को फंड करती है, इतना प्रॉफिट जनरेट करती है, पैसों की तो कमी नहीं है, तो इनको फिर भी इनको IPO लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये IRFC का IPO है या फिर IRCTC जो भी है, सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी अपना हिस्सेदारी सरकार बेच रही है क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत है। बात समझिएगा, बिकॉज गवर्नमेंट के ऊपर बहुत कर्जा है, उनके फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहे हैं, इसलिए LIC की भी IPO आ रही है। अब ऐसा मत बोलिए कि LIC को पैसों की क्या ज़रूरत है। सरकार को पहले मीन्स सरकार को पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए वो IPO ले आ रही है, और उससे जो फंड आएगा वो सरकार अपने पूर्ति के लिए, खर्च के लिए पूरा करेगी। और बहुत
ऐसी भी कंपनीज होती हैं जो जैसे ही आईपीओ लॉन्च होता है उसके बाद मार्केट वैल्यूएशन उसका बहुत बढ़ जाता है, इसलिए आईपीओ लाना पड़ता है। डब्बा बाजार में अभी ट्रेडिंग होता है बहुतों का, लेकिन जैसे ही उनके स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होना शुरू होता है उनके वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हो जाते हैं, इसलिए हमें आईपीओ देखने को मिलते हैं। 2 लाख की बात की जाए तो भाई 2 लाख आपके हिसाब से कुछ ज़्यादा ही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो आप बोल रहे हैं कि 2 लाख अरेंज की हैं वही आईपीओ में लगा दें, ऐसा भी हो सकता है कि आप आईपीओ में अप्लाई करें, उसके बाद आईपीओ में लिस्टिंग गेन की जगह लिस्टिंग लॉस हो जाए, कुछ भी हो सकता है, मार्केट का क्रैश होता है। आपने देखा कि एसबीआई कार्ड में क्या देखने को मिला, इसीलिए आप मन बना लीजिए लॉन्ग टर्म निवेशक है तो ही करिएगा। और 2 लाख की बात की जाए अगर आप अप्लाई करते भी हैं तो पीसफुली करिएगा, मल्टीपल अकाउंट से करिएगा, एक डीमेट अकाउंट में नहीं हो पाएगा, एक पैन कार्ड से एक ही डीमेट अकाउंट मीन्स आप अप्लाई कर सकते हैं, और इधर पे मल्टीपल अकाउंट से आप अप्लाई करिएगा तो चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और अगर आप इसमें भागीदार होते हैं तो एक अच्छी कंपनी है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये और बड़ी कंपनी बन सकती है, बात की जाए आईआरएफसी की तो। उसके बाद क्वेश्चन है राजन जी का कि सर मेरी एज 22 है, वंडरफुल, माई मंथली सेविंग इज अप्रॉक्स 5,000 नहीं 50,000। अरे वंडरफुल, 22 साल की एज है, 50,000 कमा रहे हैं, द माइंड ब्लोइंग ऑफ कोर्स, गॉड ब्लेस यू। व्हाट शुड बी अप्रोच फॉर इन्वेस्टिंग मंथली, प्लीज़ गाइड। तो भाई आप एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी एसआईपी होनी चाहिए जो फंडामेंटली गुड कंपनी है उस पर एसआईपी करते रहिए, जितना लॉन्ग टर्म का निवेश करेंगे उतना ही बड़ा होगा। एसटीएफ के जितने भी स्टॉक्स हैं आप इक्का दुक्का करके उठाते रहिए। आपने देखा कि 30 के पोर्टफोलियो को मैंने आज साइज़ बताया है, आप चाहे तो उन सब स्टॉक में वही मीन्स वही सेम टारगेट पे आप निवेश कर सकते हैं। बात की जाए कुछ ऐसे स्टॉक जो आपको बहुत पसंद है, उसमें मैंने एचडीएफसी बैंक नहीं डाला था, एचडीएफसी लिमिटेड नहीं डाला था, बजाज फाइनेंस नहीं डाला था, तो आप चाहें तो उन सब स्टॉक्स को भी ऐड कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म का उसमें कुछ केमिकल स्टॉक को भी डाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म का एक स्टॉक 2 स्टॉक करके एक बिल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपकी सैलरी 50,000 है और इन फ्यूचर बढ़ती है तो मेरे हिसाब से जिस एज पे आप अभी हैं और 35 से 40 ईयर्स के एज तक आप एक मिलियनियर बन सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी एज है और आपके पास एक अप्रोप्रिएट फंड भी है। तो आप ऐसे फंड को एसआईपी करिए, और एसआईपी आप बहुत जगह कर सकते हैं। एसआईपी आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, इंडेक्स फंड में कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली स्टॉक में करते हैं तो बेटर होगा। एसटीएफएल के टॉप पे जितने भी स्टॉक्स है उधर पे निवेश करना रिकमेंडेशन है। और आप चाहें तो म्यूचुअल फंड का भी सहारा ले सकते हैं, जहाँ पे म्यूचुअल फंड में भी आप अच्छा खासा लोकेशन डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड के ऊपर जल्दी ही वीडियो आएगी। ललित शर्मा ये क्वेश्चन है कि सर विच अकॉर्डिंग टू इज द बेस्ट अमॉन्ग 3 वेल्थ क्रिएशन, स्विंग ट्रेडिंग, इंटरडे, लॉन्ग। लॉन्ग टर्म के सामने कोई नहीं है, सब फीके हैं ये सब, लाइक बस खर्च निकालने का एक जरिया होता है, कमाने का जरिया होता है। अगर आप बहुत बड़े एक्सपर्ट, आपके पास बहुत पूंजी है, तब आप स्विंग ऑप्शन करते हैं तो आपका डेली का इनकम हो सकता है। कि मेरे हिसाब से वेल्थ क्रिएशन का सीधा माध्यम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड हाउ कैन वी सिलेक्ट द सेम, लाइक पीपल सेम आईआरसीटीसी एंड आईटीसी आर गुड फॉर लॉन्ग टर्म एंड भारती एयरटेल इज गुड फॉर स्विंग टर्म ट्रेडिंग। इनका मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे न्यूज़ आने की संभावना है तो प्राइस भागेंगे, उसके बाद जब न्यूज़ का सिलसिला थम जाएगा तो प्राइस गिर जाएंगे। जैसे हमने रिलायंस में देखा, इसको बोलते हैं स्विंग टर्म। लेकिन लॉन्ग टर्म में गिरेगा चढ़ेगा, गिरेगा चढ़ेगा, लेकिन ऊपर ही जाएगा, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेड अगर आपको बहुत नॉलेज है तो निवेश कर सकते हैं, या फिर मेरे वीडियोस से स्विंग ट्रेड सीख सकते हैं कि कौन से स्टॉक पे एंट्री मैं बोलता हूँ, कब एग्जिट बोलता हूँ। और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का सीधा माध्यम होता है। मिडिल में ये क्वेश्चन है कि सर अबाउट मूव क्यों नहीं करा, भाई एग्जिट क्यों करना है, लॉन्ग टर्म का निवेश किए हैं तो भाई आपने हाई में खरीदा इसलिए मूवमेंट नहीं किया है, थोड़ा वेट करिए। फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। एस्ट्राजेनेका के बारे में सर कुछ बताऊं, भाई बहुत बार बताया है, अच्छी कंपनी है, लेकिन कोविड के वैक्सीन के न्यूज़ के बाद अच्छा भागा, उसके बाद गिर भी गया। लेकिन ये अकेली नहीं है, याद रखिएगा, अच्छी न्यूज़ आई तो भाग भी गई। और जैसे ही फाइजर बोल दिया कि मेरे 100% इफेक्टिव है, तो भाई उस हिसाब से गिर भी सकता है, लेकिन ओवरऑल कंपनी इज़ वेरी वेरी गुड। बात की जाए अडानी ग्रीन, शॉर्ट टर्म में भाई मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा नर्वस फील करता हूँ। 1000 के पी के ऊपर चल रहा है, वैसा नहीं कि 1000 के पी के ऊपर चल रहा तो गिर ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे वैल्यूएशन और इनके डेट बहुत ही कंसर्न करते हैं। बस और 3 क्वेश्चन लूँगा, उसके बाद जितना छूट गया माफ़ी चाहता हूँ। तो वत्सल जी क्वेश्चन है, ग्रेट पेसर, थैंक यू, वेरी हेल्पफुल फॉर वीडियो बिगनर्स मी, एट व्हाट लेवल शुड इंटर ट्रेड फॉर इंटर डे एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, इंटर डे बिगनर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्सो यू कैन मेक सम वीडियोस रिगार्डिंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बहुत जल्दी आएगी, टाइम थोड़ा सा दीजिए, बिकॉज चैनल नया है, लोग भी बहुत कम जुड़े हुए हैं हम लोगों से, थोड़ा आता है, थोड़ा ग्रुप बनेगा, स्टेफल थोड़ा बड़ा बनेगा तो ऑफकोर्स सारी वीडियोस आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है विपिन जी क्वेश्चन है कि सर एक सैलरीड पर्सन हूँ और अपना पीएफ पैसे कम करके आईआरसीटीसी का शेयर ले रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए रिटायरमेंट प्लान अच्छा रहेगा क्या, मेरे पास अभी बस 13 ईयर जॉब रिमेनिंग है। देखिए टू ए वेरी ऑनेस्ट विपिन जी, बात की जाए आईआरसीटीसी के शेयर की तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। और देखिए कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, कंपनी के बिजनेस आगे भागेंगे, समय लगेगा,
मुझे लगता है कि 5-7 साल में ही आप एक वर्थ इन्वेस्टमेंट रहेगा। और मुझे लगता है कि आईआरसीटीसी अगर अभी नहीं भागते हैं तो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आईआरसीटीसी को लोग खरीद भी नहीं पाएंगे। फंडामेंटली बहुत ऐसी कंपनी है, इनके रेवेन्यू काफ़ी बढ़ सकते हैं। बात की जाए इनकी जो टिकटिंग बिजनेस है, ये सबसे इनके ब्रेड एंड बटर बिजनेसेस हैं। बात की जाए कैटरिंग की भी अच्छी खासी सर्विस देते हैं। इनके पास जरिया बहुत है कमाने का, बात समझिएगा। इनके पास एक मोनोपोलिज्म है और ये बहुत जरिया से रेवेन्यू इंप्रूव कर सकते हैं। तो रेवेन्यू बढ़ेंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। तो लॉन्ग टर्म का निवेश करते हैं तो मेरे हिसाब से आईआरसीटीसी आपका एक बहुत ही अच्छा दाव हो सकता है और बहुत ही सेफ दाव है। मुझे लगता है कि इनके लाइक जो कंपनी का बिजनेस मोड है वो बहुत ही अच्छी है और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है। फिर भी बल्क निवेश मत करिएगा, एसआईपी करिए। हर महीना 2 स्टॉक, 4 स्टॉक, 5 स्टॉक, 6 स्टॉक, एज पर योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। अगर आपको 100 स्टॉक लेना है तो उसको हर महीना 10 स्टॉक करके 10 बार लीजिए, तो आपको प्राइस का एवरेजिंग मिल जाएगा और आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ भी क्रिएट हो जाएगा। संजीवन जी क्वेश्चन है कि सर प्लीज़ कीप अ गुड वर्किंग। अच्छा ठीक है, योर स्टाइल इज अमेजिंग, योर ट्यूटोरियल ऑन यूज ऑफ कंबाइनिंग बॉलिंजर बैंड एसआई मनी फ्लो इंडेक्स एंड मैकडी हैज बीन एक्सीलेंट एंड दिस इज प्रूविंग मी अ गुड idea on when to make entry. However, still want to provide more insight into catching MOS of a stock. अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दीपक नाइटेड लास्ट टाइम आई एंटर्ड was 700 लेवल एंड स्टिल वॉचिंग। भाई इसमें घुसने का मौका ही नहीं मिल रहा है बिकॉज ये अप ट्रेंड वाला स्टॉक है। आपको समझना पड़ेगा कि जो स्टॉक अप ट्रेंड वाले होते हैं उस पर एमओएस बहुत ही कम होता है और जो बहुत लॉन्ग टर्म वाले होते हैं तो उसमें एमओएस थोड़ा सा डिप हो सकता है। आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक छोटे से बड़े बन रहे हैं उसमें वैल्यू जनरेट हो रही है तो उसका एमओएस टाइम टाइम चेंज होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक ऐसा जरिया है जहाँ पे स्टॉक के गिरने की संभावना कितनी कम है वो देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपको बताऊं कि सीधा सी बात है, आईटीसी की बात की जाए और सीधा सी बात है दोस्तों, बात की जाए लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर की, कोई भी बच्चा बता देगा कि आईटीसी और एचयूएल दोनों बहुत बेहतरीन स्टॉक है, डिफरेंट कंपनी। लेकिन यहाँ पे आईटीसी में खोने के लिए कुछ नहीं है। यस, एचयूएल में भी खोने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ से प्राइस भागेगा ही। लेकिन एचयूएल अगर गिरता है तो 100-200-300 पॉइंट गिरेगा, लेकिन उसके अपसाइड चांसेस कुछ ज़्यादा नहीं है, 3032 हो जा सकता है। लेकिन बात की जाए आईटीसी की बात करूँ तो 350 के ऊपर बहुत ब्रोकर्स बोल रहे हैं। क्यों? तो डेट कम है, बहुत ही ह्यूज रिजर्व और सरप्लस है, कैश फ्लो सही है, तो इन सब जगह पे आपको एमओएस मिल जाता है। अब बात की जाए जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं उनमें हर 7 से 8% का फॉल आपका एमओएस की एंट्री हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक नया हाई लगाया, नया हाई एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि एग्जांपल आप ले लीजिए कि 1000 के बाद एक नया हाई लगाया 70 का, ठीक है। फिर वो जब 1070 हाई लगा के फिर से 1020 1010 के लेवल पे आता है तो आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में है तो अपना एसएल लेके काम करिएगा, लॉन्ग टर्म में है तो आराम से इसको और डिप में ऐड करिएगा। बस देखना पड़ता है कि वैल्यूएशन जस्टिफाई करता है कि नहीं और इनमें क्या न्यूज़ आ रही है। मैं जितना भी एमओएस बोलता हूँ दोस्तों वो न्यूज़ बेस्ड भी रहते हैं, तो उसमें कुछ साइकोलॉजिकल लेवल भी होते हैं जो मैं आपको सिखा दूंगा। धीरे धीरे आप मेरी बात सुन के समझ जाएंगे। साइकोलॉजी से भी आप एमओएस डिसाइड कर सकते हैं। जहाँ पे भारतीय एयरटेल को लेके बात की जाए, चार्ट में अपसाइड दिखा रहा है लेकिन उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, इनके रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, इनके इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, इनके कस्टमर बेस बढ़ रहे हैं, तो कुछ साइकोलॉजी भी लगा के आप एमओएस फाइंड कर सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन है अल्ट्रा लिविंग गेमिंग का। तो भाई मैं आपका क्वेश्चन चूज़ कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि सर अगर हम रफली एमओएस की बात करें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से कितने % डाउन हो तब हम खरीदते। देखिए जब निफ्टी में डीप करेक्शन आया था तो अच्छे अच्छे स्टॉक 40-50% डाउन थे, तो भाई एमओएस नहीं था, वो पैनिक कंडीशन था। बुल मार्केट में आपको हर एक 10 से 15% पे एक सेफ्टी दिखाई पड़ती है, लेकिन सेफ्टी के साथ साथ ये देखना बनता है कि इनके अपकमिंग इवेंट्स क्या होने वाले हैं। कंपनी क्या कुछ डिविडेंड अनाउंस कर रही है, कंपनी के कुछ फर्दर एक्सपेंशन होने वाला है, कंपनी क्या कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होने वाले हैं कि नहीं जनरेट होने वाले। बिकॉज अब आपको मैं बताऊँ एक सिंपल सी चीज़, अगर मान लीजिए आईआरसीटीसी का ट्रेन है, सिंपल से मैं बता रहा हूँ कि अभी बहुत लोग को लग रहा है कि अभी इधर से नहीं भागेगा, लेकिन जैसे ही ये अनाउंस हो जाता है कि ट्रेन नॉर्मली खुलने लगे, लोग जाना शुरू करते हैं, तो लोगों को अभी इसी पे एमओएस दिखाई पड़ जाएगा। बिकॉज ये साइकोलॉजी है ना, तो साइकोलॉजी से भी आप समझ सकते हैं। अभी की बात करें टेक्निकली तो हमें टेक्निकली थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ रहा है बिकॉज अपर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, तो उस हिसाब से एक 1350 लेवल इसके एंट्री पॉइंट हो सकती है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर एक अनाउंसमेंट के बाद होती है, अनाउंसमेंट किसको लेके, इसको ग्रोथ को लेके, इसके फंडामेंटल को लेके, इसके अर्निंग्स को लेके, तो यही लोगों का जो माइंड है वो चेंज हो जाएगा, लोग ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे। तो उस हिसाब से हम लोग जज कर सकते हैं। बहुत लोग जो एनालिस्ट बोलते हैं टीवी पे कि भाई ये भागेगा, भागता भी है। क्यों? तो उनको पहले ही पता है कि ये सब सारे न्यूज़ जब फैक्टर इन होंगे तब इसे विस्फोट होगा। तो उसी हिसाब से हम लोगों को अपना आराम से लेवल ढूंढना है। सेम हमें एचडीएफसी एएमसी में लगा था। बहुतों को जब नकारात्मक फीलिंग आई थी कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बोल रहे थे कि एचडीएफसी एएमसी इधर से नहीं भाग सकता, नहीं
भागेगा बिकॉज म्यूचुअल फंड कोलैप्स हो गए हैं। आपने देखा है कैसे जो फ्रैंकलिन के डेट फंड रिडेम्पशन के लिए मना उन्होंने कर दिया था, तो म्यूचुअल फंड पे बहुत ताला लगा था, बहुत लोग रिडीम कर रहे थे, एक पैनिक सा क्रिएशन देखने को मिला था। 3800 का स्टॉक 2000 पे आ गया था। उधर पर टेक्निकली बहुत ही वो ओवरसोल्ड तो हो गया था, लेकिन हमें उधर पे एमओएस क्यों दिखाई पड़ रहा था? टेक्निकली तो था, लेकिन उसके संग फंडामेंटली और साइकोलॉजी कैसा था कि इनके बिजनेस जीरो डेट वाले हैं। और जब लोगों का नज़रिया ठीक होगा, जब बुल मार्केट आएगा, लोग पैसा लगाएंगे, तो उधर पे लोग खरीद नहीं पाएंगे जो आज खरीद नहीं पा रहे हैं, जिसका भाव 3100-3200 हो गया। तो यही कुछ साइकोलॉजी लगा के आप आराम से कर सकते हैं। यस, 10 से 20% एक आइडियल होता है, लेकिन बहुत ऐसे स्टॉक है जो 50% में गिर जाते हैं, उसके बाद और गिरते हैं। तो देखना बनता है कि वैल्यूएशन सही है या फिर नहीं, और उनके फंडामेंटल और परसेप्शन लॉन्ग टर्म के लिए सही है या फिर नहीं। इसलिए मैंने इसमें कुछ साइकोलॉजी की बात की है, लेकिन जब मैं इसका ऊपर एक अच्छा ताबड़तोड़ वीडियो लाऊंगा, जब मेरी फैमिली बड़ी हो जाएंगे, तब दोस्तों आपको अच्छा से और बेटर मैं गाइड कर पाऊंगा। आई होप मेरी जितनी एफर्ट है एसटीएफएल फैमिली पसंद कर रही है। बस एक लाइक कर दीजिएगा, बस इतना दोस्तों। मैं जो काम कर रहा हूँ बस एक अप्रिशिएशन के लिए मुझे लाइक ही बहुत लगता है, और चाहे तो कोई अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। और गाइस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो जिसका क्वेश्चन छूट गया, दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन फर्दर जो नेक्स्ट Q&A सीरीज़ होगी आपका क्वेश्चन ज़रूर कवर करूँगा जिनका छूट गया। सो दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं जल्दी ही।